देखो भाई, अब अपन पढ़ रहे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है जरा समझना। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब अपन मेटाबॉलिज्म पढ़े तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। फिर से बोलो, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है। कैटा मेटाबॉलिज्म में देखो, सुनते जाओ भाई। अगर मैं बात करूं कोई चीज टूट रही है तो उसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। कोई चीज टूट रही है तो उसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कटना। क्या मतलब होता है? कटना। और कोई चीज बन रही है तो उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। कोई चीज बन रही है तो उसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। जो चीज बन रही है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बनना। क्या मतलब होता है? बनना। कटने का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। कटने का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। बनने का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म। ग्लूकोज का कटना CO2 और वाटर में, कैटाबॉलिज्म। ग्लूकोज का बनना CO2 और वाटर से, एनाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बन जाते हैं? मेटाबॉलिज्म। लिख लिया सबने ये? ठीक है। देखो, अब अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म अमीन। तो अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है? CO2 का रिमूवल फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म अमीन। अमीन बनना। अमीनो एसिड से CO2 निकल जाए। रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड इन न्यूक्लियोटाइड बेस। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का टूटना। ये सारे के सारे क्या है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। क्या है ये सारे के सारे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो देखो बेटा, अब क्या होता है देखना। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये वाला दिखाता हूं मैं आपको। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे क्या होता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये वाला कौन सा बॉन्ड है? ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है? बोलो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है कैसे बना था? जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था तो पानी रिमूव हुआ था। क्या निकला था? पानी रिमूव हुआ था, पानी निकला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये ग्लाइकोसिडिक, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बने जुड़ेंगे तो वो एक शुगर बनेगी जिसका नाम होगा सुक्रोज। क्या नाम होगा? ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? सुक्रोज बना देंगे। क्या बना देंगे? सुक्रोज। आई बात समझ में? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज। सुक्रोज शुगर मिलेगी। अब इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बना है, लेकिन क्या निकल गया था? पानी बाहर निकल गया था। पानी बाहर निकल गया था। अब मैं क्या करूंगा? पानी दोबारा से डाल रहा हूं। पानी दोबारा से डाल दूंगा तो सुक्रोज खत्म हो जाएगी और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आई बात समझ में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये भी टूट जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? और ग्लूकोज अलग हो जाएगी, फ्रक्टोज अलग हो जाएगी। ग्लूकोज अलग हो जाएगी और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो गए दोनों। ग्लूकोज अलग हो गई, फ्रक्टोज अलग हो गई। ठीक है, ये भी एक प्रकार का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें अपन कैटाबॉलिज्म है। ये कौन सा है? ये हमने तोड़ दिया ना, काट दिया। क्या कर दिया? बीच का बॉन्ड क्या कर दिया? काट दिया। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। हमने दोनों के बीच में बॉन्ड था, जुड़े हुए थे दोनों के दोनों, हमने इसको काट दिया। क्या कर दिया? और सुक्रोज खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनके बीच में कई बार मेटाबोलाइट्स जो है, ठीक है, तो बीच बीच में मेटाबोलाइट्स बनते हैं। बीच बीच में क्या बनते हैं? मेटाबोलाइट्स। जैसे ग्लूकोज टूटा, किस में टूटा? पहले पायरुवेट में। क्या बना? पायरुवेट। ग्लूकोज किस में टूट गया? पायरुवेट में। और पायरुवेट से आगे जाके क्या बना? एसीटेट और मेलोनेट और ये सारे फैटी एसिड्स वगैरह। हाँ, तो नहीं, अभी नहीं करनी है, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है जो भी बीच में बना इसको कहेंगे मेटाबोलाइट्स। क्या कहेंगे? मेटाबोलाइट्स। जो भी ग्लूकोज और एंड में कौन बन रहा है? कुछ भी बन रहा है, जैसे ग्लूटामेट बन रहा है, ग्लूटामेट बन रहा है, तो ये जो भी बीच में बना है उसको कहेंगे मेटाबोलाइट्स। क्या कहेंगे? द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब अगर बात करें, हाँ, तो फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इन मेटाबॉलिक पाथवे हैज डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक।
तो भाई ये ऑटोमोबाइल ट्रैफिक हो रहा है कि नहीं, कभी कोई किधर जा रहा है, कभी कोई किधर जा रहा है, कभी पायरुवेट इधर चले जा रहा है, कभी एसिटेट, देखो एसिटेट की तरफ एसिटेट कभी मेलोनेट बना रहा है, कभी एसिटेट मेलोनेट बना रहा है, कभी एसिटेट टीसी साइकिल में चला गया। तो जैसे ट्रैफिक होता है, कोई कभी ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है कि कोई ऐसे जा रहा है, कभी कोई ऐसे जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखा है कि नहीं देखा? तो ये ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह है मेटाबोलाइट्स का मूवमेंट। किसमें 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 साइकिल में, किसमें जो भी साइकिल है उसमें जो बीच के मेटाबोलाइट्स हैं उनका फ्लो कैसा है? ऑटोमोबाइल जैसा, कि ये कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, नई नई चीजें बन जाएंगी। इधर जाएंगे तो अलग रास्ते से तो अलग बन जाएगा, इधर जाएंगे तो कुछ अलग बन जाएगा, इधर जाएंगे तो कुछ अलग बन जाएगा। आई बात समझ में? अब दो प्रकार के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दो प्रकार के मेटाबोलाइट कौन कौन से होते हैं? एक प्राइमरी और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है? तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जरा ये देखना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दे हैव आइडेंटिफाइड फंक्शन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड नेसेसरी फॉर लाइफ। देखो कहने का मतलब ये बेटा, जो अमीनो एसिड्स, शुगर और न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स और विटामिन हैं, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। कोई समझ में नहीं आएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। जो भी चीज जरूरी है जिंदा रहने के लिए वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। जो भी चीज जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है वो क्या कहलाई जाएगी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मुझे बताओ, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन जरूरी है, शुगर्स बहुत जरूरी है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जरूरी है। तो भी जिंदा रहने के लिए जो भी चीज जरूरी है वो हो जाएगी प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या हो जाएगी? प्राइमरी मेटाबोलाइट। और जिंदा रहने के लिए जो चीज जरूरी नहीं है, जैसे कि टॉक्सिन्स, ऑयल, ड्रग्स, ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल्स, पिगमेंट्स, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहलाए जाएंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? तो अब जो ये किसके लिए? प्लांट्स के लिए। दोनों ये बातें किसके लिए बोली मैंने? प्लांट्स के लिए। ये दोनों बातें किसके लिए बोली? प्लांट्स के लिए। जो प्लांट्स के लिए जरूरी है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्लांट के लिए जरूरी नहीं है वो हमारे लिए जरूरी है, हम ये ले लेते हैं हमको। आई बात समझ में? क्या? हाँ, ये हम ले लेते हैं। ये ड्रग्स प्लांट के लिए जरूरी नहीं है। प्लांट कभी कोकेन नहीं फूकता, हम फूकते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है, हम यूज कर लेते हैं उनको। क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं उनके द्वारा दिए गए ड्रग्स को, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है भाई? आगे तो अब समझते जाना भाई। यहां पर अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और विटामिन की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? एल्कोलॉइड, पिगमेंट्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स और ड्रग्स। आपने देखा होगा कि टर्पीन्स वगैरह निकलते हैं, बहुत सारे गम वगैरह निकलती है प्लांट में से, देखा है? पेड़ में से गोंद निकलती है वगैरह। वो प्लांट के लिए जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए। ऐसा नहीं होता कि कोई प्लांट है उसको जिंदा रहना है तो गम निकालना पड़ेगा, गोंद निकालनी पड़ेगी, ठीक है? आइए समय ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? अब कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये जरा देखो। पहला है पिगमेंट्स। पहला कौन सा है? पिगमेंट कौन कौन सी? कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन। तो एक बात सोचना जरा, ये एक पिग है, पिग जो है आंट को ले जा रहा है कार में। पिग किसको ले जा रहा है? आंट को ले जा रहा है कार में। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि एक जो है कार चला रही है आंट, और पीछे पिग बैठा हुआ है। पीछे कौन बैठा हुआ है? पिग बैठा हुआ है, ठीक है? तो याद रखना, पिग, आंट और कार याद रहेगा। पिगमेंट कौन कौन सी है? कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन। कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन याद है? कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन के बारे में बताया था मैंने सेल चैप्टर में। कैरोटीनॉइड कौन सी पिगमेंट होती है?
कैसी थी? येलो और ऑरेंज और चलो, तो अब पढ़ेंगे एल्कोलाइड्स। क्या पढ़ेंगे? एल्कोलाइड्स। तो ये बात सुनो भाई, अलका जो है, लड़की अलका, वो, हाँ, तो अलका जो है, यार देखो, अलका जानते हो? अलका याग्नि, याग्नि, तो वो मोर जैसा गाती है। कैसा गाती है? मोर जैसा गाती है। लेकिन अब अलका याग्नि कोडिंग भी सीख रही है। क्या सीख रही है? कोडिंग भी सीख रही है। ठीक है? ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, अलका को ज्यादा चाहिए, मोर यानी मोर ज्यादा चाहिए, क्या? कोडिंग। या फिर अलका कोड मोर, जल्दी और ज्यादा कोड करो। ठीक है, अलका कोड मोर। अब बात करेंगे टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स में कौन आएंगे? मोनोटर्पीन, डायटर्पीन। मोनोटर्पीन, डायटर्पीन, ये हो गए टर्पेनॉइड्स। अब एसेंशियल ऑयल, ऑयल कौन से एसेंशियल है? देखो कैरोटेनॉइड्स जो है, ये देखो, ये क्या करते हैं? एंथोसाइन फ्लावर को कलर दे रहे हैं, और ये देखो, ये वेजिटेबल को कलर दे रहे हैं, ये फ्रूट्स वगैरह को कैरोटेनॉइड्स ऑरेंज कलर दे रहे हैं। ठीक है, एंथोसाइनिन कैसा दे रहा है? देख लिए कलर, पर्पल। ठीक है, और देखो ये कलर पिगमेंट्स हैं। ये क्या है? ये पिगमेंट्स। और ये देखो मॉर्फिन और कोडीन बनता है ओपियम, अफीम का पौधा है ये। किसका पौधा है ये? अफीम का, ओपियम का पौधा है। इसको अब मैं कट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? जब मैं इसको कट लगाऊंगा यहां से, तो ये वाइट वाइट कलर का निकलेगा। कट लगा दिया तो ये कट निकल आए, कट लगाएंगे तो वाइट वाइट कलर का निकलना है। ये इसको सुखाएंगे, ये ड्रग्स है ये इसमें, इससे बनती है मॉर्फिन और कोडीन। इससे क्या बनता है? मॉर्फिन और कोडीन। ठीक है, और ये ड्रग्स हैं। ये क्या है? ये, ठीक है, हाँ, इससे नशा है, नशा। देखो मॉर्फिन सर्जरी के काम में आता है। मॉर्फिन किस काम में आता है? सर्जरी के। मॉर्फिन किस काम में आता है? सर्जरी के काम में आता है। ठीक है, क्या? यार देखो भैया, इधर इधर ध्यान दो, सुनो। इधर पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? पिगमेंट्स। तो ये कंप्लीट हो गया। अब अपन लेमन ग्रास ऑयल देखो जरा, दिख रहा है सबको लेमन ग्रास ऑयल? ये देखो, ये है लेमन ग्रास ऑयल, ये है लेमन ग्रास ऑयल। क्या है ये? लेमन ग्रास ऑयल। और टर्पीन्स जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी खुशबू आती है, लौंग के तेल, लौंग में से खुशबू आएगी, अलग फ्लेवर। इसका जो है ये सिनेमॉन जानते हो, दालचीनी वगैरह का, जिंजर, अलग खुशबू आएगी, अदरक वगैरह। ठीक है, येलो फ्लावर से सेंट निकालते हैं, तो ये खुशबू वाले होते हैं टर्पीन्स। कौन होते हैं? टर्पीन्स। तो दो होते हैं, एक मोनोटर्पीन और डायटर्पीन। अब लेमन ऑयल आप जानते हो, ये लेमन ऑयल, ये लेमन ऑयल है ये। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल में ये एक ग्रास होती है जिसका नाम होता है लेमन ग्रास। क्या होता है? उससे ये ऑयल निकाला जाता है, इसका नाम होता है लेमन ग्रास ऑयल। क्या नाम होता है? लेमन ग्रास ऑयल। दूसरा टॉक्सिन, ये देखो, ये टॉक्सिन है, जहर है। देखो ये वाला जो दिख रहा है, ये जो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो भी ज्यादा चमकीली चीज होगी वो जहरीली होगी। क्या होगी? जहरीली। जो भी ज्यादा चमकीली होगी वो ज्यादा जहरीली होगी। बच के रहना है भाई। ठीक है, तो ये चमकीली है तो ये जहरीली होगी। ये भी क्या है? ये रिक्सन सीड्स जो होते हैं, ये भी जो है चमकते हैं बहुत, ऐसा लगता है बड़ी अंडे ऐसे, लेकिन ये बहुत जहरीले हैं ये वाले भी। ठीक है, ये कैस्टर से बनते हैं। ठीक है, चलो। और
एब्रिन कहाँ से, रोजरी पी से बनती है, एब्रिन कहाँ से बनती है, रोजरी पी, ठीक है। और ये रेसिन कहाँ से बनता है, कैस्टर से, ठीक है भाई, क्लियर है। और सुनो, अब आप चाहो तो घर जाके इसका 2x पर भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, 2x 3x करके, ठीक है। और देखो चलो अब बात करें लैक्टेंस। इधर बेटा लैक्टेंस क्या होते हैं, ये लैक्टेंस हैं, ये दिख रहे हैं, ये फली जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ये फली जैसे दिखते हैं, इन्हें कहते हैं लैक्टेंस। कौन इनमें कौन आएगा, कौन का वेलेन ए, कौन आएगा, कौन का वेलेन ए, ये याद करना है आपको। ड्रग्स कौन होंगे, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। विनब्लास्टिन जो है एंटी कैंसरस ड्रग है, विनब्लास्टिन क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग है, विनब्लास्टिन, विनसिस्टिन एंटी कैंसरस, हाँ एंटी कैंसरस, ठीक है, ये एंटी कैंसरस ड्रग कहलाई जाती है, विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन। और दूसरा है कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन लौंगा, कर्क्यूमिन लौंगा वो क्या होती है, कर्क्यूमिन लौंगा क्या होती है, हल्दी, क्या होती है, कर्क्यूमिन लौंगा क्या होती है, हल्दी। जो हल्दी होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, क्या होती है। तो आपने देखा होगा जब चोट वोट लग जाती है तो अपन हल्दी का दूध पी लेते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अब बात करेंगे पॉलीमेरिक सब्सटेंस, क्या क्या, रबड़, रबड़ मिलता है किससे मिलता है, पेड़ से, ठीक है। कुछ लोग रबड़ बनाते हैं किससे, सोचते हैं दूध लिया और शॉर्पनर का छिलका लिया और दूध डाल दिया तो रबड़ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कभी नहीं बना, मैंने पूरा दूध खराब कर दिया मैंने। इधर देखो, इधर देखो भाई, सुनो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। रबर, गम्स और सेलोस, ठीक है। चलो गम्स, गम्स भी क्या होते हैं, प्लांट से आते हैं, और सेलोस भी प्लांट से आता है। सेलोस कौन होता है, सेलोस बताया था, सेलोस किस में होता है, सेलोस बताओ, याद करो, सेलोस याद करो, मैंने बताया था। कॉटन, कॉटन में क्या होता है, सेलोस होता है, याद आ रहा है, कॉटन में क्या था, सेलोस, याद आया। चलो ये देखो, याद आया, सेलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन। चलो अब आगे और बढ़ते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन, किससे मिलती है, विंका रोजिया से, ऐसे देखें, ये है विंका रोजिया, क्या है ये, विंका रोजिया, उससे मिलता है ये, उससे ये दवाई बनती है विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन, ये एंटी कैंसर ड्रग है। कर्क्यूमा लौंगा जानते हो, कर्क्यूमा लौंगा क्या है, ये कर्क्यूमा लौंगा, हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, आपने सुना होगा वीको टर्मरिक, सुना है, हल्दी और, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये रबर गम बन रही है, सुनो ये क्या बन रही है, गम निकल रही है, रबर बन रहा है, रबर गम निकल रही है सब, ठीक है। चलो अब इधर देखो भाई, ये किसी को लिखना है, कुछ बनाना है, अरे कुछ बनाना है, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, क्या कर रही हो, बनाओ जल्दी से, है ऑप्शन, ऑप्शन कुछ नहीं है, लिखना है, जल्दी बना लो। अब दूसरा, अरे ग्लूकोज, CO2 वाटर और ATP से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये बताओ ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या किसमें टूटेगा, ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, और ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। यार दिमाग को जोर मत दो, फट जाएगा, लिखो उसको, लिखो, याद तो हो जाएगा, लिखते जाओ जल्दी।
हाँ, एनर्जी देंगे तभी तो नए बॉन्ड्स बनेंगे। हाँ, क्या हुआ, बन लिखो उसको। नहीं लिखा है, लिखो लिखो जल्दी, लिखते जाओ लिखते जाओ। क्यों, तुम्हारी शर्ट कहाँ है? खड़े हो जाओ जल्दी से। तुम्हारी कहाँ है? हैं? कोई बात नहीं, खड़े हो तुम, खड़े हो जल्दी, तुम्हें तो बैठना ही नहीं है अभी। तुम्हारी कहाँ है? अरे वो वैसी डिप्रेशन में है। तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो। तो हो क्या गया ये तो बताओ, कुछ तो हुआ है? डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन में। हाँ चलो चलो खड़े हो जाओ। तो क्या हुआ, आज तो नहीं पहन गया ना? चलो दिमाग, पेट गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पीरियड्स वगैरह भी नहीं आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलो है, होता क्या है? ये पूछो। दो प्रकार के लोग होते हैं। नहीं नहीं छोड़ो, तुम बताओ, छोड़ो। हाँ वो है रोबिस्कोस। ये पगला तो नहीं है, क्या कर रहा है ये? चलो भाई अब आगे और बढ़ रहे हैं, देखते जाओ भाई। हैं? खुश रह करके, खुश रह करके। हर वक्त खुश रहो, नहीं रह सकते हो तो। चलो ये देखो, बात नहीं करना, रहने दो, जल्दी चैप्टर कंप्लीट करो, डिप्रेशन मुझे हो जाएगा। इधर देखो भाई, बहुत टाइम हो गया है। इधर देखो, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे, दो प्रकार के पाथवे होते हैं। जब कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, क्या है? सिंपल से क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा है? तो इसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिक। क्या कहेंगे? एनाबॉलिक। और कॉम्प्लेक्स टूट करके, कॉम्प्लेक्स टूट करके क्या बन रहा है? सिंपल। तो इसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे। खत्म। एनाबॉलिक में एनर्जी चाहिए और कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। दूसरा, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़ जुड़ करके क्या बना देंगे? प्रोटीन। जुड़ करके प्रोटीन बनाएंगे तो क्या कहेंगे? एनाबॉलिक। और सुनो, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज टूट गया, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज किस में टूट गया? ग्लूकोज किस में टूट गया? पायरुवेट में। किस में टूट गया? पायरुवेट एसिड में, लैक्टिक एसिड में टूट गया। इसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे। क्या कहेंगे इसको? कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है। और सुनो, ये जो वाली जो ये एनाबॉलिक है, ये मैंने जो तुम्हें बताई, ये ब्लू वाली क्या थे? H2O। ब्लू वाले क्या थे? व्हाइट वाले क्या थे? CO2। CO2 वाटर और एनर्जी मिलकर के क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बन गया? ये फोटोसिंथेसिस है। क्या है ये? हेडिंग में लिख देना, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और जो मैंने तुम्हें बताया था, ये ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज टूट गया किस में? ब्लू वाला क्या है? H2O। और व्हाइट वाला क्या है?
CO2, व्हाइट वाला क्या है, और क्या रिलीज हो गई, एनर्जी। ये क्यों, ये कौन सा प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन है। क्या है ये, रेस्पिरेशन है। ये क्या है, ये रेस्पिरेशन है। क्लियर है। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज टूटता है किसमें, CO2, वाटर और एनर्जी में। बैठ जाओ तीनों। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हटा दूं इसको, लिख लो जल्दी जल्दी, लिखो फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिक के ऊपर लिख दो फोटोसिंथेसिस, लिख दिया। और कैटाबॉलिक के पास लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, एक, और उसमें एनर्जी मिलेगी, और उसमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो। अब अपन मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ये है एटीपी। क्या है ये, एटीपी है ये। वो पूछ रहा था सर एडिनिन कैसे दिखता है, तो ये एडिनोसिन या एडिनिन ऐसे ही दिखता है, देख लो। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन। यार देखो भाई, सुनो भाई, एटीपी है ये। क्या है ये, ए और 3 फॉस्फेट है तो एटीपी। ए टी फी 3 फॉस्फेट, ए टी 3 फॉस्फेट। आई बात समझ में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसमें एक राइबोस शुगर रहेगा। न्यूक्लियोटाइड जानते हो, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, यार देखो न्यूक्लियोटाइड है ये। क्या है ये, एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी क्या बोलो, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, राइबोस शुगर, एडेनिन नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कितने हैं, इधर देख लो, फॉस्फेट ग्रुप 3 है, 1 2 और ये 3। और ये बीच में बॉन्ड है इनके। क्या है इनके बीच में, इन बीच में जो बॉन्ड आपको देख रहे हो, ये इनमें खूब पावर है, खूब एनर्जी इनमें। इनमें क्या भरी हुई है, एनर्जी। तो जब भी सुनो, जब भी एटीपी है, एटीपी में एनर्जी भरी हुई है, किसके, बॉन्ड्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा अब ये, एडीपी। क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और ये एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, इसे पीआई कहेंगे। क्या कहेंगे, पीआई। और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बहुत सारी क्या एनर्जी रिलीज, हाई एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने। अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, ये क्या बन गया, पहले एटीपी था। पहले कितने फॉस्फेट थे, 3। कितने फॉस्फेट थे, 3। कितने फॉस्फेट थे, अब उसमें से बीच का जो बॉन्ड था ये टूट गया, बीच का बॉन्ड टूट गया। कौन सा वाला, ये वाला। अब क्या हो गया, ADP, 2 फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट है, तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। और ये A है ना, तो ADP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट। तो बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। क्या बन जाएगी, तो ATP किस में टूट गया, ATP किस में टूट गया, ADP में और फॉस्फेट में है। हाँ वो भी हो जाएगा। ADP किस में टूटेगा, 2 फॉस्फेट है, अब कितने हो जाएंगे, AMP, मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। और क्या, एक और फॉस्फेट निकल जाएगा। हाँ फॉस्फेट, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी निकलेगी। ठीक है, लिख लो उसको। तो एटीपी के अंदर बहुत सारी क्या होती है, एटीपी में फॉस्फेट्स के में जो बॉन्ड्स हैं, ये बीच के 2 फॉस्फेट के बीच के जो बॉन्ड है, इनमें क्या भरी हुई है, क्या भरी हुई है, 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, ये 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, इनमें एनर्जी भरी है। ये एक फॉस्फेट और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, फॉस्फेट और कार्बन के बीच में इतनी एनर्जी नहीं है, ये टूटेगा ही नहीं, ये नहीं टूटता। एक फॉस्फेट तो जुड़ा रहता है, एएमपी तो रहेगा ही रहेगा, एक फॉस्फेट तो जुड़ा ही रहता है, एएमपी मोनोफॉस्फेट, यानी ये दोनों फॉस्फेट चले जाएंगे लेकिन ये वाला फॉस्फेट नहीं टूटेगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़े अब अपन।
बेटा ये लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी से हट चुका है, तो इसको हटा देते हैं। अपन पढ़ेंगे एंजाइम्स। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स। चलो, तो अब अपन एंजाइम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइम। एंजाइम जो होती हैं, सुन लो, एंजाइम जो होती हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं, जो कि स्पीड करती हैं इंक्रीज। क्या करती हैं? स्पीड को इंक्रीज करती हैं। यार देखो, सुनो, देखो, जो स्पीड को इंक्रीज करे वो ही कहलाया जाता है कैटलिस्ट। क्या कहलाया जाता है? कैटलिस्ट। और जरूरी नहीं है इंक्रीज करे, डिक्रीज भी कर सकता है। समझ में आया? तो कैटलिस्ट जरूरी नहीं है सिर्फ इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कह रहा हूं मैं, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है? और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। आज ही मैंने बताया है, जो आज आए थे, आज बताया मैंने आपको सारे। आज बताया, क्या बताया था मैंने, याद है? सारे एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। लेकिन एक ऐसा भी एंजाइम है, याद है? एक्सेप्शन बताया था। लेकिन एक ऐसा भी एंजाइम है जो किससे बना हुआ है? लेकिन एक ऐसा भी एंजाइम है जो किससे बना हुआ है? आरएनए से बना हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? राइबोजाइम। क्या नाम है? ठीक है। क्या कहा जाता है? राइबोजाइम। कौन सा आरएनए यूज हुआ है इसमें? 23S rRNA। आज ही मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? हाँ, यही एक्सेप्शन है, ठीक है? तो जो एंजाइम होते हैं, ये रिएक्शन, एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन की, जो देखो आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस चल रही हैं। आपके शरीर में CO, जैसे ग्लूकोज है, टूट रहा है CO2 और वाटर में, ठीक है? इधर ध्यान दो। तो बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं आपके शरीर के अंदर, और इनकी रेट को कौन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है? एंजाइम। एंजाइम जो है, इसलिए एंजाइम को कहते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं एंजाइम को? बायो का मतलब लिविंग रिएक्शंस को। बायो कैटलिस्ट को कहते हैं क्योंकि लिविंग रिएक्शन को, किसको बोलो भाई, किसको? लिविंग रिएक्शंस को फास्ट करेंगे। किसके लिए? कौन सी रिएक्शंस को? लिविंग रिएक्शंस को फास्ट कर सकते हैं ये, ठीक है? तो इनको क्या कहेंगे अपन? बायो कैटलिस्ट। क्या कहेंगे? बायो कैटलिस्ट, ठीक है? क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग। अब बात है कि जो एंजाइम होती है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक दैट ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। एंजाइम जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। एंजाइम क्या होती है? स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट को जोड़ती हैं अपने पास। एंजाइम किसको जोड़ती हैं? सबस्ट्रेट को। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, चलो चलो भाई, यार ध्यान दो। तो यहाँ पर राइबोजाइम जो होता है किससे बना होता है? आरएनए से। राइबोजाइम किससे बना होता है? आरएनए से बना रहता है। राइबोजाइम आरएनए से बना रहता है और किसकी तरह बिहेव करता है? एंजाइम की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? जितनी भी एंजाइम होती है, मैंने आपको बताया था उनका कैसा नेचर होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर। बोलो, एंजाइम का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। याद आ रहा है? हीमोग्लोबिन में कौन थी? क्वाटरनरी। और मायोग्लोबिन टर्शरी। और सारी एंजाइम्स भी कैसी थी? टर्शरी। अब ये 3D साइड होती है। अब इनके अंदर क्या होती है? पॉकेट्स होती हैं, जिनको अपन एक्टिव साइड कहते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। जैसे आप ये देखोगे, यहाँ पर पॉकेट बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? दिख रही है पॉकेट? इस पॉकेट पर आकर के कौन जुड़ जाएगा? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट ही है ये। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये एक पॉकेट है। क्या है ये? कितने लोगों को पॉकेट दिख रही है? एक्टिव साइड। इस पॉकेट को कहेंगे एक्टिव साइड। क्या कहेंगे? पॉकेट कह लो, या फिर क्या कहोगे? एक्टिव साइट। पॉकेट एक्टिव साइट है ये। यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे।
क्लियर है? क्लियर हो गया भाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे, ये होते हैं सबस्ट्रेट। क्या होते हैं? और थोड़े टाइम बाद अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एस प्रोडक्ट मिल जाएगा, H2O2। क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दिया, क्या बन गया? H2O2। क्या बन गया? तो सबस्ट्रेट को लिया और क्या बना दिया? प्रोडक्ट। क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। सबस्ट्रेट को लिया और क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। कितने? तो बेटा ये बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने कि यहां पर क्या रहेगा? यहां पर सब ये 3D स्ट्रक्चर किसका है? एंजाइम का। किसका है ये? एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है। इस पर क्या रहेंगी? एक्टिव साइट्स या पॉकेट साइट्स कहेंगे। ये पॉकेट रहेगी, इस पॉकेट को क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे। और इस पर कौन आएगा? सबस्ट्रेट आ जाएगा। सबस्ट्रेट आएगा जैसे H2 और O2 आ गया। कौन आ गया? H2 और O2 दोनों आ गए और क्या बन जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? एंड में जो है एक प्रोडक्ट बना मिल जाएगा। एंड में क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? H2O2। क्या बन जाएगा? H2O2। और ये सबस्ट्रेट खत्म। सबस्ट्रेट खत्म। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है भाई। और सुनो, हाँ ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये एंजाइम है और इसमें सबस्ट्रेट जुड़ जाता है। इसे अपन एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट की जगह क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। क्या बन जाता है? तो उसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और फिर एंड में दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे और एंजाइम भी अलग हो जाएगी। एंजाइम और प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। इसे अपन कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या कहा जाता है इसे? लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है इसे। क्या बोला जाता है भाई? लॉक एंड की मॉडल। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो सबस्ट्रेट होता है, ये की एक सबस्ट्रेट है। सी की क्या एक सबस्ट्रेट है और लॉक कौन है? एंजाइम। लॉक कौन है? एंजाइम। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सबस्ट्रेट जा सकता है कोई भी एंजाइम में। जैसे सबस्ट्रेट वही जाएगा एंजाइम के अंदर जिसका वो होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एंजाइम यूरिएस है। कौन सी एंजाइम है? यूरिएस एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है? तो वो किसको तोड़ेगी? यूरिया को। किसको तोड़ेगी? यूरिया को लेगी। किसको तोड़ेगी? यूरिया को तोड़ देगी। पहले यूरियस किस में आएगा? यूरिया में। कौन आएगा? पहले यूरियस में कौन आएगा? यूरिया। कौन आएगा? अब इसके बाद यूरिया और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यूरिया और यूरियस का कॉम्प्लेक्स। यूरिया और यूरियस एक एंजाइम है। कैसे पता है एंजाइम है? पीछे लगा एस। अब यूरिया और यूरियस का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट क्या है? टूट गया। यूरिया टूट गया CO2 और NH2 में। अमोनिया और CO2 में टूट गया। किस में टूट गया? अमोनिया और CO2 में टूट गया। और ये क्या बन गया? ये क्या है? यूरियस। क्या है ये? यूरियस। प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। बाद में क्या होगा? CO2 अलग, अमोनिया अलग, अमोनिया अलग, CO2 अलग, अमोनिया और CO2 दोनों अलग हो जाएंगे और ये यूरियस भी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलूं ये यूरियस है और मैं इसकी जगह यूरियस में ग्लूकोज डाल दूं, क्या डाल दूं? तो यूरियस क्या एंजाइम है? क्या है? और एक एंजाइम की पर्टिकुलर क्या होती है? चाबी होती है। क्या होती है? क्या यूरियस एंजाइम में ग्लूकोज जाएगा? नहीं जाएगा। कौन से यूरियस एंजाइम में कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यूरिया ही जाएगा। सबस्ट्रेट जो है वो चाबी है। ठीक है, वो चाबी है जो है इस ताले में तो जाएगी लेकिन वो पर्टिकुलर टाइप की होगी। यूरियस के अंदर यूरिया ही जाएगा। ग्लूकोज जाएगा क्या? ग्लूकोज जा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा, जो साइज होगी, शेप होगा, वो अलग ही होगा। अब ये है ग्लूकोज। क्या है ये? अब बताओ क्या ये इसके अंदर जा फिट हो सकता है क्या? क्या अभी इसमें फिट हो सकता है क्या? बताओ। अब बताओ ये फिट होगा? हो पाएगा क्या इसमें? नहीं हो पाएगा। जो चाबी अलग है, ये चाबी अलग है तो वो एक यूरिया एंजाइम के ताले में नहीं घुस पाएगी। ऐसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या कहा जाता है इसे? लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है? सबसे पहले
जो एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे यूरिया से तो क्या सबस्ट्रेट होगा, यूरिया, एक पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट जाएगा एंजाइम के पास, एंजाइम ताला है, एंजाइम क्या है, ताला, एंजाइम क्या है, ताला, ये एंजाइम है ताला, यूरियस, इसमें एक सबस्ट्रेट जाएगा, क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा, ये एंजाइम है यूरियस, ये है सबस्ट्रेट यूरिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बना दिया प्रोडक्ट, क्या बना दिया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट का क्या बना दिया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, CO2 और अमोनिया, CO2 और, अब ये CO2 और अमोनिया जो होंगे अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग, CO2 अलग, अमोनिया अलग, CO2 अलग, अमोनिया अलग हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर है, इसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक कौन है, एंजाइम, लॉक कौन है, एंजाइम, और की कौन है, सबस्ट्रेट, की कौन है, सबस्ट्रेट, की है सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है।